हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले साल रेलवे में जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए हैं सबको डिस्कस करेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने धात, अधात और आवर्त के बारे में वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों वहां से आप लोग ज़रूर देखिए। आप एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइए। इससे एक आइडिया भी लगता है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम पहले देखते हैं अम्ल को। पहला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। एसिड मतलब अम्ल। अम्ल के लिए जो सबसे आम तत्व होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी को पता है अगर अम्ल है तो उसमें हाइड्रोजन होगा और क्षार है तो उसमें क्या होगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाता है? OH हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है। एसिड में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। एसिड मतलब अम्ल। अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परबल अम्ल के विलयन में होते हैं। ठीक है, परबल अम्ल के विलयन में ज़्यादातर आयन होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें है कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए दोस्तों, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता, OH माइनस आयन होगा। क्या होगा? OH माइनस आयन हो जाएगा। इसलिए पहला सही हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल ए वाला। कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए वाला। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, परबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे बताना है कि परबल अम्ल के संबंध में से निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो परबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। ये बात सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परबल एसिड है। ये भी क्या है? सही है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। यही क्या है? गलत है। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि क्षार क्या होता है? नमकीन या कड़वा होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि OH अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। ऑक्सीजन के अतिरिक्त कहा है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा एसिड कहलाता है। क्या है? हाइड्रा एसिड कहलाता है या इसको अनॉक्सी अम्ल कहा जाता है। इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा कि अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। ऑक्सी अम्ल OH अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन भी है। H2SO4 HNO3 H3PO4 आदि ये सब क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। और हाइड्रा अम्ल को होते हैं OH अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्मिक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? उसमें अनुपस्थित, यानी ऑक्सीजन नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? हाइड्रा एसिड कहलाता है या अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे HCl देखिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। HBr HCN ये सब क्या कहलाते हैं? हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रा एसिड कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें पूछा था OH अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त यानी ऑक्सीजन उसमें ना हो तो क्या कहलाएंगे? वो हाइड्रा एसिड या अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में थोड़ा थोड़ा तनु अम्ल डालना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल में पानी नहीं डालेंगे, पानी में अम्ल डालेंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पानी में सांद्र अम्ल। क्या करेंगे? पानी में सांद्र अम्ल को डालेंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोना को घोल सकते हैं, सोना को किस में घोल सकते हैं? एक्वा रेजुआ में। किस में घोल सकते हैं? एक्वा रेजुआ में। एक्वा रेजुआ फार्मूला क्या होता है? HNO3 का एक भाग होता है और हाइड्रोक्लोरिक का 3 भाग होता है, एक्वा रेजुआ कहलाता है। उसमें सोने को घोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? तो कौन देगा? जो दुर्बल होता है CH3COOH, ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए ये कम हाइड्रोजन आयन देगा। इसमें दिया है कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ और ऋण आयन में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो CH3COOH होता है वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए वो कम हाइड्रोजन आयन देता है। अगला क्वेश्चन है आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? यानी बताना है कि अम्ल के आधार पर कौन सही है। लाल लिटमस पेपर को क्या लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों जो अम्ल होता है वो नीला को लाल करता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। OH के जलीय माध्यम में पेश करता है, अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा, ये भी क्या है? गलत है। निष्पारवीकरण दर्शाता है, ये भी क्या? गलत है। जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। देखते हैं दोस्तों इसका क्या सही है। पहले 12 का C ही सही है, 12 का C ही सही है दोस्तों, 12 का C सही है। निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, क्या कराता है? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? C वाला। देखते हैं इसके बारे में 12 का। अब देखिए दोस्तों इसमें दिया है कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का मान pH क्या होता है? 7 से कम होता है और 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षार हो जाता है। जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक को उदासीन कर देता है तथा निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? कह रहा है एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित तो हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए Cl, H2SO4, HNO3, ये बात क्या है? सही है। अगला है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए इसे CH3COH, H2CO3, H2SO3। दोस्तों ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा, नीचे वाला दुर्बल अम्ल। दोनों क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? A और B दोनों सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल को ईथन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? बताना है कि अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो जो अम्ल होता है स्वाद में क्या होता है? अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, यह स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। तो दोस्तों अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसमें क्या दिया है? कड़वा होता है। यही क्या है? गलत है। बाकी सब क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? बताना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो होता है वो ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता। अधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है अम्लीय नहीं है, बताना कि कौन सा अम्लीय नहीं है। तो CCl4 अम्लीय नहीं है, CCl4 एक अम्लीय यौगिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, एक क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, तो अम्लीय ये नहीं है CCl4। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात में मिश्रण एक्वरेजिया कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो HNO3 होता है, इधर के हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, तो HCl 3 वर्ड के होते हैं, कितने हैं, HCl, यानी 3 वर्ड होंगे, और HNO3 को हम 1 याद करेंगे, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 1 हो जाएगा, HCl का क्या हो जाएगा 3, तो 1 और 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों ध्यान रखना है, HCl में 3 वर्ड होते हैं, यानी HCl वाला क्या होगा 3 होगा, जो 1 बचेगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा रेशियो, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H आयन प्रदान करता है, बताने कि कौन सा दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों बताए थे एस्टिक अम्ल यानी CH3COOH क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, जो क्या होगा पानी में कम आयन देगा, कम हाइड्रोजन आयन देगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि कौन सा दुर्बल अम्ल होता है, कौन सा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है, बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यह एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए दिया है। तो दोस्तों ये दुर्बल अम्ल होते हैं, तो कहाँ पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन दे पाएंगे, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है, हाइड्रोजन आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, इसमें ये प्रबल अम्ल को उदाहरण दिए, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। 20 का देखिए तो दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों असत्य हैं। 20 के कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखते हैं इसका क्या दिया है। देखिए दोस्तों इसमें बी, 20 का बी दिया है। प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह हाइड्रोजन और ऋणायन में बदल जाते हैं, जैसे ClH2SO4 या HNO3, ये क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह हाइड्रोजन आयन और ऋणायनों में नहीं बदलते हैं, जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3, सॉरी ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, H2CO3 आदि। ए अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सही है। H2CO2 लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, भी सही है। और ये है धीमी उदासीनीकरण अभिक्रिया, एसिड बेस मिलके क्या बनाएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है, यही क्या है, गलत है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये सही है। इन धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ठीक है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिया। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके ये लवण और गैस हाइड्रोजन गैस बनाता है, न कि बेस के साथ, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ वो जल बनाता है, न कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तब बनता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, अम्ल के संबंध में कौन सा गलत है बताना है। तो दोस्तों बी वाला गलत है। टाइम न वेस्ट करते हुए देखिए डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, यही वाला क्या है, गलत है, बाकी क्या सब सही है। तो सही वाला देख लेते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये बात सही है। अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, ये भी सही है। अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अम्ल और लवण और अम्ल का जो रेशियो कितना है, 5 और 7 है। मिश्रण का भार यानी टोटल भार 360 है, तो जोड़ेंगे ये 7 5 कितना हो जाएगा, 12 रेशियो 12 36, यानी 1:30 के बराबर होगा, 1:30 में। कह रहा है इसमें अम्ल कितना है,
तो 1:30 के बराबर है, अम्ल 7 है तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 यानी 210 ग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 10 ग्राम। दोस्तों मैथ तो आप रेशियो वाला पढ़ ही रहे होंगे चैप्टर, मैथ भी तो 25 क्वेश्चन आएगा, उसका भी तैयारी आप लोग करते रहें। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया भी है सॉल्यूशन, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये नहीं होता। अम्ल का स्वाद कैसे होता है, खट्टा होता है। तो कौन सा गुण नहीं होगा, कड़वा नहीं होता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl को क्या बोलते हैं, म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्षार के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में। जब सोडियम कार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, देखिए अम्ल लाल करता है, क्षार क्या करता है, नीला कर देता है। तो क्षार कैसा हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता। क्या होता, परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है। तो दोस्तों जिसमें OH होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए C2H5OH, ठीक है, ये क्या होता है, एल्कोहल होता है, जिसका रासायनिक नाम मेथिल एल्कोहल है। ये क्षार नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को रंग में बदल देता है। तो क्षार किस में बदलता है, नीले में बदल देता है। अम्ल लाल में बदलता है और क्षार नीले में बदलता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 वाला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति क्षारी है। तो जिसमें OH होगा वहीं क्षारी हो जाएगा। तो किसमें है, NaOH में क्षारी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को पहचान कर, इसमें बताना कि कौन सा विषम होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें सब में OH है। ठीक है, तो आपको पहचान करना है, इसमें ZnOH2 होगा। ठीक है, क्यों, इसमें कह रहा है जो ZnOH2 होता है उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी होता है। बाकी NaOH कॉपर हाइड्रोक्साइड या सोडियम अमोनियम ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड होता है क्या होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसमें अलग कौन है, डी वाला। चलिए इसका देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, ये Al2O3 ये क्या होता है, उभयधर्मी होता है। क्या होता है, उभयधर्मी होता है। बाकी सब क्या होते हैं, सही है। तो कौन सा भिन्न है, Al2O3। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो डी वाला गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति उसमें OH आयन की उपस्थिति के कारण होता है, न कि सोडियम आयन के कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, बताना इसमें क्षार का गुण नहीं है। तो वो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, बात सही है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है। वे नीले लिटमस को लाल रंग में, तो दोस्तों नीले लिटमस को लाल में अम्ल करते हैं। तो इसमें क्षार का गुण नहीं, कौन हो जाएगा, सी वाला। और उनका स्वाद कड़वा होता है, ये भी बात सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। 33 का सी, अम्ल लाल करता है और क्षार नीला करता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो क्षार में कौन सा सही नहीं है बताना है। देखिए दोस्तों, नीले लिटमस को लाल कर देता है, डी वाला। ठीक है, ये अम्ल का गुण होता है, न कि क्षार का। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो क्षार क्या होता है, स्वाद में खट्टे नहीं होते, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे या कसैले बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कौन सा सही नहीं है, तो स्वाद में खट्टे, पहला ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है। तो दोस्तों ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का गुण नहीं होता। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी में OH आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन अम्ल करता है। कौन सा क्षार का गुण नहीं है, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, बताना है कि कौन सा भिन्न है। दोस्तों ये जो होता है AmGOH2 इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो जिसको एंटी एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है MgOH2, जिसको एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प भिन्न हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। तो कह रहा है एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। तो उदाहरण के लिए NaOH KOH, ये बात सही है। ठीक है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वो OH आयनों का कम मात्रा में उत्पादित करता है, उदाहरण के लिए KOH। तो बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं इसका क्या दिया है, केवल ए सही होगा, क्योंकि देखिए इसका दोस्तों इसमें केवल ए सही होगा, क्योंकि देखिए OH आयन ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि ये प्रबल क्षार है। लेकिन यही उदाहरण KOH नीचे भेज दिया है, तो ये क्या होगा, दुर्बल क्षार। ये नीचे किसका परिभाषा दिया है, दुर्बल क्षार का, तो उदाहरण भी दुर्बल क्षार का देना चाहिए, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो 38 का अकाउंट सही हो जाएगा, 38 का अकाउंट सही हो जाएगा, केवल ए सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए सही होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या क्षार है, इसमें बताने कि कौन सा क्षार है। तो सीधी सीधी बात दिख रहा है NaOH क्या है, क्षार है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताना है कि क्षार के गुणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ये अम्ल का गुण होता है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। बताना कि क्षारीय विलयन नहीं है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय विलयन नहीं होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारीय विलयन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में, साल्ट के बारे में। अब देखिए दिया है यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, केवल उदासीनीकरण क्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती है। और उसके बाद है वाइट रंग का तलछट बन जाती है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, पाप की धुन के साथ H2 गैस निकलती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है किस रूप में लिखा जाता है। दोस्तों अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। क्षार अम्ल मिलकर लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, कौन सा अम्लीय है। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल और मंद क्षार से, मंद अम्ल और मंद क्षार से, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, मंद अम्ल और तीव्र क्षार से। तो देखते हैं इसके होना चाहिए तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। देखते हैं क्या दिया है, 46 का सी दिया है, 46 का सी। तो हाँ वही तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से मिलके क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक है, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, उसमें क्या बनता है भाई, लवण बनता है और जल बनता है। NaCl एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। तो उसमें जो
HCl लिया जाता है वो भी क्या होता है, परवल अम्ल लिया जाता है। NaOH जो लिया जाता है वो भी क्या होता है, परवल क्षार होता है, यानी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार के साथ बना होता है, यानी NaCl एक प्रबल मजबूत अम्ल HCl और एक प्रबल मजबूत क्षार NaOH से मिलकर बना होता है। 48 है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये नमक का होता है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो शादी होती है देखते होंगे गांव में, जो ठंडा लाते हैं उसको ठंड करने के लिए उस बर्फ़ में रखते हैं तो जल्दी पिघलता नहीं, इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा नमक मिला देते हैं जिससे वो क्या होता है, जल्दी से पिघल जाए। एक अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, तो एक अम्ल और क्षार जब अपक्रिया करते हैं तो उसको उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं और वो बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ, ठीक है, अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। इसका देखिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे Na2 है, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे दिया है Na2O, ये क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, NaCl, लवण हो जाएगा प्लस H2O। यानी जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साधारण नमक के विलयन के लिए निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और Cl मिलके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अम्लीय होता है। बाकी सब जो दिए हैं सब क्या है, क्षारीय हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, सबको पता है। 55 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लवण उदासीनीकरण अपक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इस तरह दोस्तों अब हम pH मान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 57। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, क्या बनता है, जब 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, वो क्षार हो जाता है। वो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान होता है, अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। जितना 1 से लेके 6 तक, ठीक है, 1 से लेके 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जितना नंबर कम होता है उतना ही अधिक अम्लीय होता है, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 से लेके 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अगर उसका जो वैल्यू है 0 होगा तो सबसे ज़्यादा वो अम्लीय होगा, 1 होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 होगा और कम हो जाएगा, 6 तक जाते जाते और कम अम्लीय हो जाता है। फिर 7 पे जाके क्या हो जाता है, उदासीन होता है, और 7 से जैसे अधिक बढ़ता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो इसका अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो दोस्तों नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। कितना होता है, 2.2। तो दोस्तों याद करने के इसका एक ट्रिक होता है, नींबू कितने बिकता है, 2-2 रुपये में नींबू बिकता है गांव में। तो क्या हो जाएगा, इसके ऐसे याद कर सकते हैं, नींबू कितने बिकता है, 2-2 रुपये में। तो नींबू के रस का pH मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 विलयनों
एक्स वाई जेड के पीएच मान 2, 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में रखना है। ठीक है, तो क्या करना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में। ठीक है, तो भाई सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होंगे, जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। तो 2 यानी पहले एक्स को रखेंगे, फिर बाद में जेड को रखेंगे, बाद में फिर वाई को रखेंगे। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, पहले 2, 7, 11 को रखेंगे तो 2 एक्स हो जाएगा, और ये 7 क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और 11 क्या है, वाई। तो एक्स जेड वाई, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच के मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है, बताना कि सबसे अम्लीय। तो जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे अम्लीय होगा। तो 0 वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 वाले क्या बोलते हैं, उदासीन या निष्क्रिय, जो जल का होता है, शुद्ध पानी का। कह रहा पीएच का मान 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला। 64 के बाद देखते हैं इसका 65 वाला, कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। तो OH माइनस को आयन सांद्रता को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित हो जाता है तो H आयन क्या होता है, आयन सांद्रता धीरे धीरे घटती है। कहाँ घटती है अब, लेकिन इसमें वैल्यू दिया है 3 से 6 तक, कितना, 3 से 6 तक। ठीक है, कहाँ से कम होता है, 3 से 6 तक। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 3 परिवर्तित होना है, यानी 10 का पावर 3 यानी 1000 गुना घट जाएगी। कितना घटेगी, 1000 गुना घट जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 है। तो दोस्तों जितना 10 की पावर हो वहीं उसका क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ठीक है, वहीं उसका पीएच वैल्यू हो जाता है, सॉरी उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, जो 10 की पावर 5 दिया रहता है। तो 10 की पावर -5 है, तो आगे क्या होगा, +5 होता है। तो कितना हो जाएगा इसका पीएच वैल्यू, 5। यहाँ पर इसको लगाया भी, देख लीजिए कैसे लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों हम बहुत जल्दी उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। तो ये पीएच वैल्यू से जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे बहुत जल्द। बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मेरा थोड़ा सा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ जाए तो मैं बहुत जल्द ही बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे माना जाएगा, 7 से कम है तो एसिड यानी तेजाब माना जाएगा। 68 के बाद 69 देख लीजिए। अब परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। तो देखिए परवल अम्ल और परवल क्षार मिलके क्या बन जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो उदासीन जब रहेंगे तो पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़े निर्णय लिख कौन सा निष्कर्ष सही है। आपको बताना कि कौन सा सही है। तो कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। तो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है। भाई जब अम्लीय है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, इस कह रहा है 7 से 5 है, तो क्या हो जाएगा, जो निष्कर्ष पहला क्या है गलत हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं भाई, H2SO4 होता है, क्या होता है H2SO4, तो इसमें फास्फोरस कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, दोनों क्या हैं, गलत है। अगला क्वेश्चन है, यदि x का पीएच मान 9 है तो y का पीएच मान 2 है, z का पीएच मान 6 है और a का पीएच मान 13 है, तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस हैं। बताना है कि इसमें कौन सा जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस हैं।
तो दोस्तों जिसका pH वैल्यू जितना कम होता है वो मजबूत क्या होता है, एसिड होता है। तो सबसे कम किसका है, Y का, ठीक है। Y का जो pH मान कितना है, सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे मजबूत एसिड क्या हो जाएगा, 2 वाले, यानी Y वाला सही, Y वाला हो जाएगा। और सबसे मजबूत बेस जो सबसे वैल्यू में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा pH वैल्यू कितना है, 13 है, कितना है 13, यानी A वाला। तो Y और A वाला क्या हो जाएगा, मजबूत एसिड और मजबूत बेस हो जाएगा। हम 72 वाला देखते हैं। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह क्या होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, कमज़ोर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिलियन ए का pH मान 6 है, बिलियन बी का pH मान 8 और बिलियन सी का pH मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें सबसे अधिक होगी जिसका pH मान सबसे कम होगा, क्योंकि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी प्रबल अम्ल होगा। तो सी का pH मान कम है तो इसका कौन सही हो जाएगा, सी वाला। सी का pH मान कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है तो क्या होगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है, यानी क्षारीय होगा। क्षारीय का pH मान हमेशा 7 से अधिक हो जाएगा। तो क्षारीय का pH मान 7 से अधिक, मतलब इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, बी वाला, ये 7 से अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला। अगला क्वेश्चन है, pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, ठीक है। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें P का क्या अर्थ होता है, तो इसमें होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, दोनों होता है। P का वैल्यू क्या होता है, इसमें ये पोटेंज दिया है, क्या दिया है, पोटेंज, ठीक है। पोटेंज जिसका जर्मनी में अर्थ क्या होता है, शक्ति, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, पोटेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, तो किस पे करता है, हाइड्रोनियम आयन पे करता है। किस पे करता है, हाइड्रोनियम आयन पे करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये तो सही है। शुद्ध जल का pH मान, भाई शुद्ध जल का pH मान 7 ही होता है, ठीक है। और सिरके का pH वैल्यू 2.2 होता है और दूध का 6.6 होता है, ये सब सही है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का pH मान न्यूनतम होगा। तो दोस्तों न्यूनतम किसका होता है, नींबू के रस का होगा, ठीक है। नींबू के रस कितना होगा, 2.2। बताए हैं कि नींबू कितने बिकता है, 2 रुपये में, यानी 2.2। अगला क्वेश्चन है कि एक लवण का pH मान 12 है तो वह क्या है, प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार है तो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। का pH के कागज का प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। का pH के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। जब ये शायद ठोस होता है, ठोस सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं क्या दिया, 81 का डी ही दिया है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं हम आपको। कह रहा का pH के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकता। दोस्तों जब ये ठोस बाइकार्बोनेट रहेगा तो उसमें क्या होगा, लिटमस पेपर घुलेगा ही नहीं, तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 82 नंबर है, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक होगा। भाई pH मान सबसे क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, वो प्रबल क्षार होगा। और प्रबल अगर क्षार होगा तो क्या होगा, एक कमज़ोर एसिड होगा और प्रबल क्षार होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है। तो जैसे जैसे pH 1 से आगे बढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे दुर्बल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है। अम्लीय को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय। इसमें कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? भाई नीले रंग के लिटमस को लाल में बदल देता है तो क्या होगा? अम्ल होगा। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें दिया है ऑप्शन ये क्या होगा? 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है? तो जिसका पीएच मान क्या होगा? सबसे कम होगा। पीएच मान सबसे कम क्या है? पीएच बराबर 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च है? ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्च होगा जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि नदी के पानी का पीएच मान हो तो उसका पानी का अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो दोस्तों अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाएगा, उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। 7 से कम होगा तभी तो अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान अभी बताएं। नींबू का रस 2 रुपये में बिकता है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का तो क्या होता है? पीएच पैमाना होता है। 91 का सी हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं, अब दोस्तों अम्ल क्षार सूचक यानी एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो लाल में बदलता है तो अम्ल हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7 से कम। तो कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। यहीं ये क्या है? 7 से कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीला लिटमस लाल रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा यानी 6। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। अम्ल कौन होता है? सिरका। अम्ल क्या होता है इसमें? सिरका, जो नीले को क्या करेगा? लाल कर देगा। अगला क्वेश्चन है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? नीला करेगा तो क्या होगा? क्षार होगा। क्षार हमेशा 7 से अधिक होता है, तो क्या कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 96। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह होता है, तो कैसा हो जाता है? बोरेक्स क्या होता है? क्षारीय होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीनी विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है? दोस्तों ये मिथाइल ऑरेंज भी किया जाता है, फिनाफथलीन भी किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर किया जाता है, लेकिन यूसिन नहीं किया जाता। यूसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होगी? भाई जब शुष्क होगा यानी ठोस होगा तो कोई क्रिया नहीं होगी, तो क्या होगा? नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। भाई इसको बदलने के लिए क्या होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक है? कौन सा? लौंग। एक गंधी सूचक कौन है? भाई गंधी मतलब जिसको हम सूंघ के बता सकते हैं, तो कौन हो जाएगा? लौंग होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण सूचक कहते हैं। ठीक है, गंध वाला क्या होता है? घ्राण यानी सूंघने वाला। कौन हो जाएगा? ऑल्फैक्टरी सूचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? अम्ल बदलता है। और ये कह रहा लिटमस को रंग में बदल देता है, नीले रंग में, तो ये क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 भरना। ठीक है दोस्तों, तो पहले कह रहा है नीले लिटमस को लाल, यानी पहले में क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। और इसमें फिर क्या है? अम्ल वाला कौन सा हो जाएगा? बी और डी में अम्ल पहले है। उसके बाद क्षार
क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, लाल को क्या करता है, नीले में बदल देता है। क्षार क्या करता है भाई, नीले रंग में बदल देता है, तो लाल को ही तो बदलेगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला। ठीक है, 101 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इसमें 101 का क्या दिया है, डी दिया। अब 102 देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता तो इसका रंग कैसा होता है। तो जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो इसका रंग बैगनी होता है। कैसा रंग होता है इसका, बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है। तो लिटमस विलयन हमेशा लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकिन। और लाइकिन क्या होता है, थाइलाफाइट समूह का होता है। ठीक है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा। लिटमस विलयन एक वैज्ञानिक डाई है। ठीक है, लिटमस विलयन एक वैज्ञानिक डाई है जिसे निकाला जाता है, किसे निकाला जाता है, लाइकिन यानी काई से निकाला जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। ठीक है, निष्क्रिय लिटमस यानी जो क्या हो, ना तो लाल हो ना तो नीला हो, क्या कहलाता है, बैगनी कहलाता है। अभी ऊपर इसके बारे में पढ़े ही हैं। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल के फूल होंगे, कौन होंगे, नीले रंग के। कैसा होंगे, नीले रंग के होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो मृदा मतलब उसमें क्षार होता है। जब क्षार को अम्ल के साथ करेंगे तो कैसा होगा, नीला रंग होगा। इसमें दिया इसका, यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल नीले रंग के होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल जब लिटमस पे अम्ल जो है मिलेगा तो क्या होगा, ये लाल कर देगा। कैसे कर देगा, लाल कर देता है। रंग कैसा बनेगा, लाल कर देगा। नीले को क्या कर देगा, अम्ल लाल कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है। तो सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, गलत हो जाएगा। क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करते हैं, ये भी क्या होता है, गलत होता है। अम्ल क्षार जल में OH आयन H+ आयन देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग का क्या असर होगा। भाई शुष्क कह दिया है तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, उसका रंग नहीं बदलेगा। शुष्क वाले में कभी नहीं बदलता है, जलीय विलयन होना चाहिए। 111 के बाद देखते हैं इसका 112। बस क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और रह गया दोस्तों। कह रहे क्षार का रंग कैसा होता है। दोस्तों जो क्षार का रंग कैसा होता है, तो फिनाल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। फिनाल्फेथिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर प्रक्रिया उष्माक्षेपी होता है। ये क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, समानता। बस इतनी एक बात क्या होता है, दोनों प्रक्रिया जो होता है उष्माक्षेपी होता है, चाहे अम्ल रहे वो क्षार रहे। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस लाइकिन से प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड में। कह रहे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में हैं। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। Al2O3 क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। उभयधर्मी प्रकृति किस में होता है, उभयधर्मी
जिंक ऑक्साइड में भी होता है। अब ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका था कि उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है, ZnO उभयधर्मी होता है। ठीक है, क्या होता है, ये उभयधर्मी होता है। कौन कौन उभयधर्मी हो जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो दोस्तों एल्युमिनियम और जिंक, तो कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। तो अगर Al2O3 रहेगा तब एल्युमिनियम वाला होता है। अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करता है, कौन करता है, उभयधर्मी दोनों के साथ अपक्रिया करे। उभयधर्मी मतलब दोनों के साथ समान व्यवहार करेगा। अम्ल और क्षार के साथ कौन अपक्रिया करेगा, जो उभयधर्मी होगा। उभयधर्मी क्या होता है, Al2O3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी पूछ रहा है। ठीक है, उभयधर्मी क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं उभयधर्मी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु ऑक्साइड जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करता है, अम्लों के साथ भी करेगा और क्षारों के साथ, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करती है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी कहलाते हैं। कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो कौन बनाता है, एल्युमिनियम बनाता है और जिंक। तो जिंक है ही नहीं, तो इसमें कौन सा एल्युमिनियम हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका 122 का बी दिया है। और इसके बारे में देखते हैं अगला 123, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो कौन सा होगा भाई, या तो जिंक ऑक्साइड होता है या एल्युमिनियम, तो इसमें जिंक वाला दिया है, कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, तो कौन सी बना सकती है, जिंक बनाएगा और एल्युमिनियम, इसमें कौन सा दिया, एल्युमिनियम, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी वाला। दोस्तों उभयधर्मी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।